प्रधानमंत्री जी, एक क्षण ऐसा आया जब देश और विदेश में करोड़ों भारतीय भाव विभोर हो गए। हम लोग वहां पर मौजूद थे, हमने देखा प्राण प्रतिष्ठा के दिन। प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो विपक्ष का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर अपना हक जमाना चाहती है, इसीलिए हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। आप क्या कहेंगे इस पर? प्रभु राम को ये इतनी कम सामर्थ्यवान मानते हैं क्या? मतलब इनको इतना नॉलेज नहीं है परम पिता परमेश्वर पर कोई अधिकार कर सकता है क्या? प्रभु राम कितना महान व्यक्तित्व, और एक पार्टी मामूली छोटी सी बीजेपी पार्टी प्रभु राम के सामने कुछ नहीं है भाई। ये लोग कैसी बात करते हैं? सचमुच में तो प्रभु राम उनके भी होने चाहिए, सबके होने चाहिए जी। इस पर किसी का मालिकी हक नहीं हो सकता है जी। ये सोच ही तो है जो, लेकिन ये वो क्यों बोलते हैं? उनका हिडन एजेंडा जो है ना, उस पर पर्दा लगाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। उनका हिडन एजेंडा है उनकी वोट बैंक को संभालना, उनकी वोट बैंक को संभालना, और इसलिए वे इस प्रकार की बहानेबाजी कर रहे हैं। उनको लगता था कि जो राम मंदिर गए तो वोट बैंक गई, वोट बैंक सवाल करेगी। उनको डर यही है। आपने देखा होगा राजीव गांधी ने अपना एक कैंपेन अयोध्या से शुरू किया था, चुनावी कैंपेन, और ये सिग्नल दिया था उन्होंने। लेकिन तब उन्होंने कहा, उनकी वोट बैंक ने कहा कि ये खेल खेलोगे तो तुम में और बीजेपी में फर्क क्या है, तो भाग गए। आपने देखा होगा कई चुनावों में ये लोग मंदिरों में जाते थे, इस चुनाव में नहीं जा रहे। मार्क किया क्या? ये आपका काम है, मुझे बताना पड़ रहा है, मेरा दुर्भाग्य है। इस बार वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद किसी मंदिर में नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उनको डांट दिया गया था पिछले चुनाव में कि मोदी मंदिर करता है, तुम भी मंदिर करोगे तो हम तुमको और मोदी में फर्क क्या देखेंगे। और इसलिए वोट बैंक को बचाने के लिए मंदिर जाना बंद कर दिया है। हो सकता है मेरा इंटरव्यू देखने के बाद शायद ड्रामा कर ले, बात अलग है। तो इनका खेल वोट बैंक के आसपास है। उनको देश की भावना, देश के लोगों के सपने, संकल्प कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अगर बंगाल की तरफ देखें तो 2019 में बंगाल में अप्रत्याशित आप लोगों को बढ़त प्राप्त हुई थी। उसके बाद विधानसभा में सबसे बड़ा अपोजिशन बन के बीजेपी उठाए हैं, और आप बार बार बंगाल में आए, इस बार भी आ रहा है, और काफ़ी भारी संख्या में लोग आ भी रहा है आपको देखने के लिए। बंगाल का चुनौती को आप कैसे देख रहे हैं, और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको कौन सा नजर रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। अगर भारत को विकसित होना है तो देश के कुछ राज्य हैं जो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। देश को आगे ले जाने में सबसे ज्यादा सामर्थ्य अगर कुछ राज्य दे सकते हैं तो उसमें एक बंगाल है। और भारत के इतिहास को देखें तो भारत को सामाजिक रूप से अगर किसी ने शक्ति दी तो बंगाल के वैचारिक क्रांति ने दी। भारत के क्रांति की धारा को आज़ादी के आंदोलन में किसने ताकत दी? तो बंगाल ने दी है। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी तो बंगाल के कारण से बढ़ी, चाहे टैगोर जी हो, चाहे विवेकानंद जी हो, चाहे जगदीश चंद्र बोस हो। बंगाल का इतना बड़ा योगदान है जिसको दुर्भाग्य से पहले लाल वालों ने और अब टीएमसी वालों ने पिछले 50 साल में इस महान परंपरा को तहस नहस कर दिया है। देश को आगे बढ़ना है तो फिर से बंगाल का पुनर्जागरण जरूरी है, पुनर्जागृति जरूरी है। और मुझे पुनर्जागरण के अंश दिख रहे हैं। दुर्भाग्य से शॉर्ट साइटेड सत्ता भूखे लोग कब्जा करके बैठ गए। एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ड्रिवन
लोग ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। अब उन्होंने, बंगाल की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। अब उनके बदले में जो आए वो सत्ता, खुद का परिवार, खुद की ऑटोक्रेटिक नेचर, और उसमें एक ही सहारा उनको दिखता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स। जिन घुसपैठियों के खिलाफ ममता जी ने पार्लियामेंट में शासक पक्ष में हिस्सा होने के बाद भी कागज उड़ा रहे थे, तूफान खड़ा कर दिया था, सोमनाथ चटर्जी के सामने तूफान खड़ा कर दिया था, वही ममता जी के लिए वो आज बहुत बड़ी सोने की थाली जैसे परोसा गया, वैसे हाथ में लग गया है। अब वो उन्हीं की रक्षा में लगे। उनकी वेलफेयर स्कीम भी सबका साथ सबका विकास वाली नहीं है, सिर्फ वोट बैंक को संभाल करके वो तिजोरी खर्च करेंगे तो वोट बैंक के लिए, बाकी कहते हैं, उनको लगता है वो तो मजबूरी है, आ जाएंगे। जब तक बंगाल को वोट बैंक की राजनीति के एक प्रकार से अत्यंत दुखदायक परिस्थिति से बाहर नहीं निकालेंगे और बंगाल की उस महान परंपरा और विरासत, और बंगाल के युवा में बहुत ताकत है जी, बहुत सामर्थ्य है, उसको अगर अवसर देंगे और किसी भी भेदभाव के बिना समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के, तो बंगाल खड़ा हो सकता है। और आज बंगाल बीजेपी को स्वीकार कर रहा है। हम 2 या 3 एमएलए हुआ करते थे, आज 80-90 तक पहुंच गए हम लोग। हम कभी पार्लियामेंट के अंदर सोच भी नहीं सकते थे, आज हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभर रहे हैं। तो बंगाल ने दिल से बीजेपी को स्वीकार कर लिया है। वोट की दुनिया में अभी हमें कभी बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जनता, हिंसा जिस प्रकार का वातावरण है, सबसे बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र में सारे देश में अब शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं। देखिए, पहले 2 हुए, कहीं से हिंसा, बंगाल के सिवाय कहीं से घटना ही नहीं आती थी। या तो बंगाल से आएगी या केरल से आएगी। जब त्रिपुरा में भी कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट थी, हिंसा की घटनाएं आती थी, कम्युनिस्ट गए, हिंसा की घटना बंद थी। बंगाल में कम्युनिस्ट गए, बंद हुआ, लेकिन अब ममता दीदी ने वही रास्ता अपना लिया। तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र के लिए भी खतरा है, और आज की राजनीति बंगाल की बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, देश के लिए चुनौती है जी। देश इस प्रकार से नहीं चल सकता जी।